स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर दे क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के टॉप 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर से देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि द सोल्जर इन द सोल्जर इज। इसका मतलब ये हुआ कि द सोल्जर कहानी जो है उसके अंदर ये जो सोल्जर यानी कि जो सैनिक है वो कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि द सोल्जर जो कहानी है उसके अंदर जो सोल्जर्स यानी कि सैनिक लोग हैं वो इंग्लिश है यानी कि अंग्रेज लोग हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लिश। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना है उसको इंडियन यानी कि भारतीय गांवों में किसके पत्ते पे दिया जाता है यानी कि परोसा जाता है। तो अगर आप लोग गांव से हो तो आप लोग को इतना पता होगा कि जो खाना वगैरह होता है वो हमारे जो भारतीय गांव होते हैं उसमें बनाना के पत्ते यानी कि केले के पत्ते पे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बनाना का पत्ता बोले तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एसेंट पीपुल। इसका मतलब ये हुआ कि किस राष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किस राष्ट्र को बूढ़े लोगों का यंग राज्य के रूप में जाना जाता है। तो बताइए कि कौन ऐसा राष्ट्र है जिसको बूढ़े लोगों के यंग राज्य के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है जिसको बूढ़े लोगों का यंग राज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए ब्रिटिश डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बर्ट्रैंड रसल जो थे ये एक ब्रिटिश क्या थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बर्ट्रैंड रसल जो थे ये एक प्रकार के ब्रिटिश फिलोसफर थे। कौन से ब्रिटिश फिलोसफर थे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर रॉट। तो यहाँ पे आपको ये बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने क्या लिखा था। सावित्री को लिखा था या फिर द हार्प ऑफ इंडिया को लिखा था। ठीक है तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने गीतांजलि लिखा था। क्या लिखा था गीतांजलि लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गीतांजलि बिल्कुल ही राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि मनोहर मालगोड़कर मनोहर मालगोड़कर इज ए और एन डैश राइटर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मनोहर मालगोड़कर जी जो थे वो क्या थे। एक इंडियन राइटर थे, एक अमेरिकन राइटर थे, एक ब्रिटिश राइटर थे या फिर एक नाइजीरियन राइटर थे। तो कहाँ के लेखक थे, एक भारतीय थे, अमेरिकन थे या फिर क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो जितने भी समझदार स्टूडेंट होंगे उनको नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर मनोहर मालगोड़कर है तो पक्का ये इंडियन ही होंगे। ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु रोट आर्म्स एंड द मैन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आर्म्स और मैन ये किसने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्म्स एंड द मैन जो है ये किसने लिखा है। तो ये जी.बी. शॉ ने लिखा है। किसने लिखा है जी.बी. शॉ ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो आपका क्वेश्चन 8 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि हु रोट समर इन कोलकाता। तो किसने यहाँ पे आपको ये बताना है कि समर इन कोलकाता यानी कि कलकत्ता में जो गर्मी है ये किसने लिखा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि समर इन जो कोलकाता है उसको किसने लिखा है। तो उसको कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है कमला दास ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमला दास। उसके देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि किसने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया या फिर भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व मतलब बहुत तरीके से डोमिनेट यानी कि दबाव मतलब बोल सकते हो कि एक तरीके से अपना दबदबा बनाए रखा कब से कब तक। तो 1915 से लेकर के 1948 तक। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने जो भारतीय पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय राजनीति जो है इस पे 1915 से लेकर के 48 तक अपना दबदबा यानी कि डोमिनेशन बना करके रखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधी जी।
जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो ग्रेट क्या थे। एक ग्रेट पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता थे, या फिर लीडर यानी कि नेता थे, या फिर वो नेशनलिस्ट थे, या फिर थिंकर थे। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो एक ग्रेट नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी आदमी थे। ठीक है, क्या थे, बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेशनलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए या फिर कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली कौन आया था। तो अगर आपने ये चैप्टर 3 पिंच ऑप्शन पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप लोग को ये पता होगा कि जो नानू काका थे वो दिल्ली आए थे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नानू काका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आफ्टर विजिटिंग सोहन लाल नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट डैश। मतलब सोहन लाल के यहाँ से होने के बाद जो नानू काका थे ये फिर से तैयार होने लगे कहाँ जाने के लिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नानू काका थे पहले तो ये सोहन लाल के यहाँ गए, उसके बाद सोहन लाल के यहाँ पे जाने के बाद यानी कि उनके यहाँ विजिट करने के बाद ये फिर से तैयारी होने लगे कहाँ जाने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ जाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु हैज़ रिटेन आइडिया डेट हैव हेल्पेंड माइनकाइंड। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आइडियाज डेट हैव हैपेंड माइनकाइंड ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है या फिर इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसके जो लेखक है वो कौन है, तो ब्रेट्रेंड रसल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि साइलेंस का जो टावर है ये किस धर्म से संबंधित है या फिर ये किन से संबंधित है। तो देखिए ये हिंदू से संबंधित नहीं है, लेकिन जो पारसीस होते हैं ये उनसे संबंधित है। तो टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पारसी से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारसीस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो इंग्लिश है उसको फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहाँ पे उपयोग किया जाता है इंग्लिश का। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो चाइना है वहाँ पे जो इंग्लिश है उसको फॉरेन लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाइना। उसके बाद देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नानू काका स्टूड द डोर वे ऑफ द डैश क्लास कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये किस क्लास के कैटेगरी के ट्रेन के मतलब ट्रेन का जो दरवाजा है उस पर खड़े थे। तो देखिए नानू काका के बारे में अगर बात किया जाए तो नानू काका ने सेकेंड क्लास के ट्रेन में क्या किया था, अपना सफ़र किया था। और जब ट्रेन रुका हुआ तो क्या हुआ, जो नानू काका जो थे वो सेकेंड क्लास का जो कैटेगरी का ट्रेन था उस कैटेगरी के डोरवे यानी कि दरवाजे पे खड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकेंड क्लास। अगले क्वेश्चन को देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द पास्ट इज नॉट डाइड एंड स्टेटिक्स इट्स एलेव एंड डिनमेटिक टेकन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो लाइन आपको यहाँ पे दिया गया है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि ये भारत इज माई होम से लिया गया है, जो कि आपका चैप्टर 2 है, जिसके और इनके लेखक कौन है, तो भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत इज माई होम बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके रोल मॉडल यानी कि उनके प्रेरण कौन थे। तो याद रखिएगा कि उनके जो प्रेरणा के स्रोत यानी कि उनके जो प्रेरण थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन क्या थे, तो राधा कृष्णन जो थे ये रोल मॉडल थे, किसके रोल मॉडल थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा था, तो भारत इज माई होम लिखा था, जो कि आपका चैप्टर 2 है। उसके बाद बढ़ते हैं
हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु वाज रति राम। तो रति राम कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने चैप्टर 3 पिंच ऑफ स्नूफ पढ़ा होगा तो उस कहानी के अंदर एक करेक्टर है रति राम, और ये जो रति राम है ये सोहन लाल का बेटा है। कौन है? सोहन लाल सन्स है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोहन लाल सन्स बोले तो सोहन लाल का वो बेटा है। उसके बाद आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि शांति के लिए जो नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग को दिया गया था वो उनको कब दिया गया था। तो पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि शांति के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया गया था। और इनको कब दिया गया था, तो याद रखिएगा इनको 1964 में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो क्या थे। एक नेग्रो, यानी कि जो ब्लैक पीपुल हैं उनको नेग्रो बोला जाता था। तो क्या वो एक काले आदमी थे, यानी कि काले मनुष्य थे, या फिर एक अमेरिकन थे, या फिर एक फ्रेंच थे, या फिर एक जर्मन थे। तो याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एक अश्वेत आदमी, यानी कि एक काले आदमी थे, यानी कि वो क्या थे, तो एक प्रकार के नेग्रो थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेग्रो। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि नेग्रो किसको कहा जाता है, तो काले लोगों को नेग्रो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बर्ट्रैंड रसल जो थे, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार कौन ठंडे के दिन में, यानी कि विंटर के दिनों में सबसे ज़्यादा संख्या में मरता है। तो याद रखिएगा कि बर्ट्रैंड रसल जो थे इनके अनुसार जो बर्ड्स, यानी कि जो चिड़िया होती है, ये बहुत ही बड़ी संख्या में ठंड के दिन में मरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्ड्स। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि H.E. वेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम ए और एन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि H.E. वेट्स जो थे वो कुछ समय के लिए क्या काम भी कर चुके थे, मतलब किस काम को उन्होंने किया भी था। ठीक है, कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एक काम को किया था। तो याद रखिएगा कि H.E. वेट्स जो थे इन्होंने कुछ समय के लिए, मतलब सम टाइम्स के लिए जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकार का काम भी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्नलिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु वांटेड टू किल द स्नेक। इसका मतलब ये हुआ कि सांप जो होता है, यानी कि स्नेक है, उसको कौन मारना चाहता था? द पोएट, यानी कि जो कवि है, ये मारना चाहते थे, या फिर कौन मारना चाहते थे? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि द पोएट, यानी कि जो कवि थे, ये सांप को मारना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि द 18th सेंचुरी इज नो एज ए द। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो 18वीं सदी है, ये इसको किस रूप में जाना जाता था, मतलब कैसा इसको जाना जाता था? एक क्लेवर एज, यानी कि एक चालाक एज के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो था, मतलब 18th सेंचुरी जो था उसको ऑक्सटन एज के रूप में जाना जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सटन एज। तो ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हो।